प्यारे बच्चों, आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले विश्व मानचित्र पर यूरोप की स्थिति देखिए बच्चों। जो नीले रंग में दिखाया है वह यूरोप है। राष्ट्रवाद को जानने से पहले आइए समझते हैं कि राष्ट्र क्या है। भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास और नैतिक मूल्यों इत्यादि से जब लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक ही पहचान से गौरवान्वित महसूस करते हैं, यह राष्ट्र कहलाता है। जैसे भारत एक राष्ट्र है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद कहलाता है। जब लोगों का अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना होती है तो यह राष्ट्रवाद कहलाता है। यह भावना विश्व के हर देश में, हर नागरिक में होती है। आज हम इस पाठ के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना का उदय कैसे हुआ। राष्ट्रवाद की इस भावना का विश्वव्यापी दृष्टिकोण फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक चार्यू ने 1848 में अपनी कृति यानी चित्र के माध्यम से किया। 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांतियों ने स्वतंत्रता को महिला का रूप दिया। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि एक महिला है, इसके एक हाथ में ज्ञान रूपी मशाल है और दूसरे हाथ में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है। इसमें दिखाया गया है कि दुनिया के अलग अलग समूहों के लोग लोकतांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं और राजतंत्र का अंत चाहते हैं। निरंकुश राजतंत्र के ध्वंस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। चित्रकार ने इन प्रतीकों का इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। तो इस चित्र ने बहुत कुछ राष्ट्रवादी भावनाओं को दर्शाने के लिए दिखाया है। फ्रेडरिक चार्यू, आपको याद रखना है, फ्रांसीसी चित्रकार थे। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय सामने आई। बच्चों, अभिव्यक्ति का अर्थ है कि जब पहली बार राष्ट्रवादी भावना लोगों ने महसूस की और इस भावना को साकार रूप मिला इस क्रांति के बाद। कैसे, आइए जानते हैं। आपको ध्यान है कि 1789 की क्रांति से पहले फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था। लुई 16वां राजा था। निरंकुश राजतंत्र क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पूर्ण रूप से एक राजा के हाथ में हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद सत्ता निरंकुश राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के हाथ में चली जाती है। देखिए बच्चों, मानचित्र में 1815 में फ्रांस की स्थिति देखिए आप। और फ्रांस के जो पड़ोसी जो देश हैं वो है नीदरलैंड, हॉलैंड है बच्चों बुक्स में आपके। तो हॉलैंड का आज का जो नाम है वो है नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड। ये हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये मैप ध्यान रखना है। फ्रांस में सत्ता नागरिक समूहों के पास आ जाती है। इन नागरिक समूहों ने राष्ट्रवाद अर्थात सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, आइए समझते हैं। पहला है पितृभूमि और नागरिकता का विचार। क्रांतिकारियों ने पितृभूमि और नागरिक के विचार पर बल दिया, अर्थात लोगों में यह एहसास पैदा किया कि हम सब एक ही भूमि या एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। इस विचार को साकार रूप देने के लिए एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसमें 3 रंग थे। तीसरा है बच्चों स्टेट जनरल या नेशनल असेंबली का चुनाव। क्रांति से पूर्व स्टेट जनरल थी बच्चों, नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया जाता है क्रांति के बाद। और इसमें मताधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला। सक्रिय नागरिक कौन थे? वे पुरुष जो 25 वर्ष या इससे अधिक आयु के थे और कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। देखिए बच्चों, स्टेट का अर्थ समझते हैं कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था
जिसमें फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरे वर्ग में थे बच्चों मध्यम शिक्षित वर्ग और किसान तथा भूमिहीन मजदूर। पहले 2 वर्गों को ही विशेषाधिकार प्राप्त थे और ये ज्यादा शक्तिशाली थे। राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान किया गया। नागरिकों के समूह के हाथों में सत्ता आने से पूरे देश के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिससे लोगों में सामूहिक पहचान की भावना विकसित हुई। देश के आंतरिक व्यापार में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में लगने वाले कर को समाप्त कर दिया गया। नाप तोल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। पहले भार मापने और लंबाई नापने के लिए अलग अलग प्रांतों में इकाइयों और यंत्रों का अलग अलग प्रयोग किया जाता था। इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्षेत्रीय बोलियों को दरकिनार करके पूरे फ्रांस में एक ही भाषा फ्रेंच को लागू किया गया, ताकि लोग आपसी जुड़ाव महसूस कर सकें। देखिए बच्चों, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने यह लक्ष्य रखा कि वे पूरे यूरोप से निरंकुश राजतंत्र यानी राजाओं के शासन को समाप्त कर देंगे और राष्ट्र के गठन में मदद करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के अन्य देशों में फ्रांस की ही तर्ज पर जैकोबिन क्लब स्थापित हुए, जो मुख्य रूप से छात्र एवं शिक्षित मध्यम वर्गों द्वारा बनाए गए। फ्रांस में जैकोबिन क्लब राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, जिसमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए लोग सरकारी नीतियों और योजनाओं पर बहस करते थे। जैकोबिन क्लब भी हमने 9th में पढ़ा है और जैकोबिन क्लब जो फ्रांस में था, उसी की तर्ज पर अन्य देशों में भी ऐसे ही क्लबों की स्थापना हुई। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में फ्रांसीसी सेनाओं ने राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने का कार्य किया। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया और इसी के साथ फ्रांस में फिर से प्रजातंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित हुआ। लेकिन राजतंत्र की स्थापना के बावजूद नेपोलियन ने प्रशासनिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किए, सुधार किए। आइए समझते हैं कि नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में किन सुधारों को वरीयता दी। सबसे पहले जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। देखिए बच्चों, फ्रांस में हमने स्टेट पढ़ा है कि जिसमें समाज बटा हुआ था 3 वर्गों में। फ्रांसीसी समाज पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और बड़े व्यवसायी, व्यापारी, भूमिहीन किसान, मजदूर इत्यादि हमने पढ़े हैं। इसमें पहले जो 2 वर्ग थे बच्चों, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन्हें जन्म पर आधारित विशेष अधिकार प्राप्त थे। इन्हें करों से भी छूट मिली हुई थी, लेकिन नेपोलियन ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया और कानून के समक्ष सभी इंसानों को समान माना। नेपोलियन संहिता में अब किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को जबरन जब्त नहीं किया जा सकता था। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया। आपको ध्यान है बच्चों, तीनों वर्ग, आपको तीनों स्टेट ध्यान रखने हैं और यह भी ध्यान होगा कि कर सिर्फ तृतीय वर्ग ही देता था। प्रथम 2 वर्ग कर मुक्त थे और किसानों को दासों की तरह ऊपरी 2 वर्गों की सेवा करनी पड़ती थी, सेवक के रूप में थे। तो किसानों को भूदास्तव यानी दासता से मुक्ति मिली और साथ ही उन्हें जो शुल्क देने पड़ते थे, सामंती कर जो देने पड़ते थे, उससे मुक्ति मिली। नेपोलियन संहिता ने जब सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। शहरों में शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ होते थे, जिसका लक्ष्य सिर्फ अपने सदस्यों को सहायता पहुंचाना होता था और नेपोलियन ने इस व्यवस्था को समाप्त किया, इस नियंत्रण को हटाया।
व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए नेपोलियन ने यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा। पूरे देश में नापने और मापने के लिए एक समान मानक लागू किए, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक राष्ट्रीय मुद्रा स्थापित हुई ताकि व्यापारिक गतिविधियां आसानी से हो सकें। हमने 1804 की नागरिक संहिता देखी, प्रशासनिक सुधार पढ़े हैं नेपोलियन के। 1804 की नागरिक संहिता के प्रति नेपोलियन द्वारा जीते हुए इलाकों में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं रही। शुरुआत में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड के शहरों में नेपोलियन संहिता का स्वागत किया गया, लेकिन जल्दी ही लोगों का इस संहिता से मोह भंग हो गया। लोगों का उत्साह दुश्मनी में बदल गया। क्यों बदल गया? आइए समझते हैं। नेपोलियन द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्थाओं से लोगों को लगा कि उनकी राजनीतिक स्वतंत्रताएं छिन गई हैं और ये प्रशासनिक व्यवस्था उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है। नेपोलियन संहिता में कर बढ़ा दिए गए थे, सेंसरशिप लागू हुई। सेंसरशिप का अर्थ है बच्चों कि भाषण देने, सार्वजनिक संचार और अन्य सूचनाओं के स्रोत का दमन किया गया। तो सेंसरशिप की वजह से लोगों को लगा कि उनकी आजादी छिन गई है। और तीसरा है बच्चों, जब फ्रेंच सेना में जबरदस्ती सैनिक भर्ती किए गए ताकि यूरोप के दूसरे इलाकों को जीता जा सके, तो इन प्रावधानों के चलते, इन व्यवस्थाओं के चलते लोगों का जल्दी ही नेपोलियन संहिता के प्रति मोह भंग हो गया। बच्चों, आज हमने फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में क्या स्थिति थी और नेपोलियन के उदय और नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार पढ़े। आगे हम 1814-15 में नेपोलियन का पतन होता है और किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है, आगे पढ़ेंगे। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।